खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। इस समय पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में इस्मा कानून लागू कर दिया है। अब अगले 6 महीने तक कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने हड़ताल पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया है। योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में इस्मा कानून के लागू किए जाने के बाद अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी ना तो छुट्टी ले सकेंगे और ना ही हड़ताल पर जा सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि इससे साफ है कि सभी जरूरी कामों में लगे कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अब अनिवार्य हो गया है और जो इस नियम को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी दे दें कि इस्मा भारतीय संसद की तरफ से पारित अधिनियम है जिसे 1968 में लागू किया गया था, जबकि यह कानून संकट की घड़ी में कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए बनाया गया था। इस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्रों या दूसरे माध्यमों से सूचित किया जाता है, जबकि किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से यह कानून ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है या फिर हड़ताल करता है तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाता है। सरकार ने कर्मचारी संगठनों पर एस्मा लगाकर हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया, जबकि हमेशा देखा गया है कि जब आंदोलन होता है या हड़ताल बड़ी होती हैं उसके पहले या तो 2-4 दिन पहले लगता है या हड़ताल के दरमियान लगता है जब हड़ताल कंट्रोल नहीं हो पाती है। ये पहली बार है कि जबकि हड़ताल का कहीं नोटिस नहीं है तब हड़ताल का एस्मा लगा दी गई। ये कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों द्वारा ये गलत निर्णय है। हम लोगों ने साफ कहा था, अभी कई बार हम लोगों को बुलाया भी गया, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कोई बड़ा आंदोलन अभी हड़ताल आदि करने नहीं जा रहे हैं। ये सब स्पष्ट कर दिया था। इसके पहले आप देखें कि पहले भी हम लोगों ने जब पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर हड़ताल की थी तो हम लोग हड़ताल करते क्यों हैं? जब हमारी जायज़ मांग नहीं मानी जाती है तब हम लोग हड़ताल पे जाते हैं, तब समझौते होते हैं। तमाम लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था पर हमारे साथ बैठे, 7 IAS बैठे, पूरे प्रदेश के लोग बैठे। हमने हड़ताल की, तमाम बड़े आंदोलन किए। उसके बाद में उसका हासिल क्या हुआ? आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद सारा का सारा वहीं का वहीं रह गया। आज अरबों खरबों रुपया हमारा फिर से बर्बाद हो रहा है। लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको 10,000, 2,000, 1,000 रुपये की पेंशन नहीं मिल रही है। इन बातों को कौन सुनेगा? आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग? मजबूरी हमारी हड़ताल करना। लेकिन फिर भी हम लोग कोरोना में पूरी तरह साथ हैं। आपने देखा होगा कोरोना में आज की तारीख में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही हमारा, अधिकारी ही हमारा सभी काम कर रहा है, सभी निकल रहा है, अपने जान हथेली पर निकल रहा है और पूरी मेहनत से काम कर रहा है, पूरी लगन से काम कर रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि हम भी काम करते हैं। जो उनके पर गलत धारणा थी वो भी सिद्ध की उन्होंने। आज प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया, ढेर हो गया, वो कोई काम नहीं करना चाहता है। उन्होंने अपने नर्सिंग होम बंद कर दिए हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का निर्णय सरकार को नहीं करना चाहिए था। जब हम हड़ताल कर ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको बैन कैसे किया गया? कहीं ना कहीं गलत निर्णय है, कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा अपने नंबर बढ़ाने का निर्णय है। इस प्रकार के निर्णय प्रमुख सचिव वित्त द्वारा भी लिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव वित्त द्वारा ही सब नुकसान हमारा किया जा रहा है। तो आंदोलन भी नहीं करने देंगे, हमको बात भी नहीं करने देंगे, हमारी बात भी नहीं सुनेंगे और हमको चिल्लाना भी नहीं देंगे। ये दोनों चीज़ें गलत है। चलिए, पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंकज, पहले लेबर कानून में बदलाव और इसके बाद प्रदेश में इस्मा को लागू किया गया है। देश में चौथे चरण का लॉकडाउन जारी है और ऐसे में कर्मचारियों को लेकर एक और सख्त फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। क्या सरकार का मकसद इसको लगाने के पीछे सरकार की तरफ से क्या जानकारी मिली है? देखिए अंशु, कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को काफ़ी बड़ी रकम आर्थिक मदद की दरकार थी। यही कारण था कि पहले जो विधायकों की विधायक निधि थी और उसके बाद वेतन और फिर जो कर्मचारी थे उनके भत्तों में सरकार ने कटौती की, करीब 8 प्रकार के भत्तों में। उसको लेकर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराया, कई सारी बैठकें हुई।
उसको देखते हुए आंदोलन की रणनीति भी बन रही थी। चूंकि सरकार को लगा कि आंदोलन आप पर आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे तो कामकाज बाधित होगा। वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से कुछ अधिकारी या कर्मचारियों को पहले ही छुट्टी 50% बुलाया जा रहा था, लेकिन अब जब चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही तो ये लोग सड़क पे आएंगे, काम प्रभावित होगा। दूसरी तरफ सरकार चूंकि जो कटौती की है वो वापस करने में कोई सरकार का मूड नहीं है, और यही कारण है कि लोग हड़ताल पे न जाएं। और फिर एस्मा कानून जो कोई भी प्रदेश सरकार लगा सकती है, 6 महीने तक किसी भी प्रकार के आंदोलन या अनशन या धरने को लेकर के रोक सरकार लगा सकती है। अगर इस दौरान वो धरना प्रदर्शन या अनशन करते हैं, ऑफिस नहीं आते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक निलंबन और बर्खास्तगी की भी बात है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने लगाया है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया है, लेकिन एस्मा लगने के बाद चूंकि कोरोना महामारी थी, हालांकि कई सारे कर्मचारी संगठनों का कहना था कि चूंकि इस दौरान वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस जो लॉकडाउन 4 चल रहा है, इस दौरान आंदोलन करने की कोई रणनीति नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी दिन रात करके मेहनत करके ऑफिस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके भत्तों में कटौती की गई, चाहे पुलिस हो या स्वास्थ्य हो या अन्य जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों में भत्तों की कटौती में की गई है। इसको देखते हुए उन नेताओं का, जो कर्मचारी संगठन के नेता हैं या कर्मचारी, उनका मानना उनका मनोबल गिरेगा, जिससे सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो एजेंडे हैं, सरकार के जो कार्य हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब सरकारें नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी दी। सरकार को लगा ये लोग सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, कार्य बाधित होगा। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार पे हमलावर था। तो कल सरकार ने प्रमुख सचिव जो नियुक्ति है मुकुल सिंघल ने एक आदेश जारी करके एस्मा लगाने की बात कही है, और 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी नेता या कर्मचारी संगठन या कर्मचारी आंदोलन किसी भी मुद्दे पे नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उनके ऊपर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। ठीक है पंकज, बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और भी खबरें हैं। लेकिन पहले लेबर कानून में बदलाव किया जाता है, उसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि सरकार जो भत्ते हैं, ज़रूरी भत्ते हैं, उनको सरकार फिलहाल नहीं देगी, क्योंकि कोरोना का संकट है। देश में वैसे भी कोरोना का संकट बना हुआ है, कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, और एक और कठिन फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकता है, ना ही कोई आंदोलन कर सकता है, यानी कि अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आंसर शीट के विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषज्ञों की राय के साथ 27 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्रा और जो दूसरी याचिकाएं दाखिल की गई थी उसको लेकर किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाओं की तरफ से राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई गई। आंसर शीट के विवादित 4 उत्तरों को लेकर इस शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि यही इस मामले की मुख्य बिंदु है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञों की राय के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर याचिकाओं की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर भी विचार किया जाएगा। याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। याचियों ने आपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों की तरफ से भी कोई कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंकज, विस्तार से बताइए पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट है। देखिए, जो अभी जल्दी ही 69,000 शिक्षक भर्तियों का जो रास्ता फाइनल हुआ है, उसमें कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आंसर की थी, जो कार्बन कॉपी थी, उसके मिलान के बाद मेरे नंबर कुछ ज़्यादा निकल रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो नंबर उनके कम हैं। इसके साथ साथ कई और चीज़ों को लेकर के उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग दोबारा आवेदन लेने लगे कि कहाँ पे अध्यापक जो चुने गए हैं सहायक शिक्षक उनकी तैनाती कहाँ होगी। ऐसे में जिन बच्चों की आंसर की और बुकलेट जो थी उसके अनुसार उनको नंबर जब नहीं मिले, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कई जगह से प्रयागराज हो, गोंडा हो या अलग अलग जिलों से आवाज़
वो अभ्यर्थी उठाने लगे। लेकिन जब सरकारें नहीं सुनी, अधिकारी नहीं सुने, तो पूरे मामले को लेकर के कई सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में डाली है। हाई कोर्ट ने जवाब विभाग से मांगा है, सरकार से मांगा है आंसर की, और जो बुकलेट है उसके मिलान, कुछ प्रश्नों को लेकर के भी दिक्कत थी, जो गलत सही को लेकर के अभ्यर्थी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के याचिकाएं डाली थी और एक नहीं कई सारी याचिकाएं पड़ी हैं। उस पर सुनवाई बीते दिनों हुई थी, फिर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था। कई जगह इस तरीके का छात्रों में विरोध देखने को मिला। खबर ये थी कि कुछ क्षेत्रों के जो टॉपर है वो एक ही क्षेत्र के हैं, ऐसे में और सवाल ज़्यादा उठने लगे थे। इन सब चीज़ों को लेकर के जो याचिकाएं पड़ी हैं, सरकार से फिलहाल खास करके आंसर की, और कुछ सवालों को लेकर के सवाल हाईकोर्ट ने सरकार से और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं सरकार से जो है जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के बाद देखना होगा हाईकोर्ट का अगला कदम क्या है। लेकिन एक के बाद जो शिक्षक भर्ती है वो लगातार कई सारे सामाजिक संगठन भी आए हैं, कई सारे अभ्यर्थियों को जो इनकी शिकायत है उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में इस संबंध में रिट भी दाखिल की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से घर लौट रहे और इधर उधर फंसे प्रवासी श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई तक हलफनामे के साथ स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार, जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने दिलीप कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर जारी किया है। याचिका में प्रवासी श्रमिकों को भोजन, पानी, मेडिकल और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की रिपोर्ट मांगी गई है। याचिकाकर्ता ने ये भी सुनिश्चित करने की मांग की है कि श्रमिकों को भूखा ना रहने दिया जाए, उन्हें परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि प्रवासी श्रमिकों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 21 अप्रैल और 5 मई तक पारित आदेशों का पालन किया जा रहा है। एस.बी. पांडे ने यह भी कहा कि मजदूरों के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल को का निरीक्षण किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिवक्ता एच.पी. श्रीवास्तव ने दलील दी है कि गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन होगा। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है, अब हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो जारी की जाए कि किस तरह की व्यवस्था श्रमिकों के लिए की गई है। अंशु, देखिए, प्रवासी मजदूरों को लेकर के कई सारी याचिकाएं डाली गई थी। हालांकि जिस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो सरकार से पूरे मामले पे जानकारी मांगी है कि अब तक जो श्रमिक घर लौट रहे हैं उनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है और उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, इन सब बिंदुओं में हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी है कि अब तक जो श्रमिक लौट रहे हैं या घर पहुंच रहे हैं, जो रास्ते में हैं, सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, पूरी स्थिति क्या है, इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट के साथ साथ पूरा जवाब हाई कोर्ट ने मांगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अब सरकार इस बारे में रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट में कि किस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ खाने पीने की भी व्यवस्था क्या रही है सरकार की तरफ से। फिरोजाबाद में लॉकडाउन के बीच एक मजदूर दंपत्ति को उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस समय जब महिला गर्भवती थी। एक छोटा बच्चा भी इनके साथ था। रोते हुए दंपत्ति को जब कुछ लोगों ने जाते हुए देखा तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में बन रहे फ्लैट्स में दंपत्ति को ठहराया गया। खाने का सामान और पैसे दिए गए। जानकारी दे दें कि एक मजदूर अपने परिवार के साथ मथुरा नगर में किराए पर रहता था, लेकिन लॉकडाउन के बीच काम ना होने पर वो किराया नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। मैं किराए पर रहता हूँ, मेरे माँ बाप है नहीं है, अकेला हूँ मैं, तो मैं यहाँ मथुरानगर में किराए पर रहता था। मकान मालिक ने पहले लाइट काट दी, उसके बाद वो कहने लग गया कि भाई पैसे दे दो, किराए में तो मैं गुंजाइश कर सकता हूँ लेकिन बिजली में गुंजाइश नहीं कर सकता। तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इस हालत से छोटा बच्चा है मेरा 3 साल का। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आप चाहे कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ,
फिर यहाँ पर आके मैं यहाँ से निकल रहा था तो ये दादी मिल गई थी। इन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहा है बेटा। मैंने कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे इन्होंने निकाल दिया है, लाइट काट दी है घर की। तो वहाँ पर सारा सामान जब्त कर लिया। यहाँ से निकला तो इन्होंने बोला कि जब तक इसमें रह ले, लॉकडाउन वगैरह नहीं खुल रहा है, लॉकडाउन वगैरह खुल जाए तो अपना कहीं काम धंधा देख लेना, कहीं किराए पर देख लेना। मेरे पास मेरी एकेडमी के एक बच्चे का फ़ोन आया, भैया ऐसे ऐसे एक गरीब परिवार है जो बहुत दिनों से पीड़ित है और हम लोग उसकी थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं, तो हम आपकी तरफ से कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए कि उनका काम हो जाए। तो हम लोग और अमित यहाँ पर जब निरीक्षण करने आए तो वास्तव में देखा और जानकारी ली कि उस परिवार को उसके मकान मालिक ने निकाल दिया किराया न देने के कारण, और उनकी मिसेज भी प्रेग्नेंट थी। तो इस दौरान ये इतनी कठिनाई के दौर में गुजर रहे थे और वास्तव में उनके घर में कोई सामान नहीं था। फिर हम और अमित ने यहाँ ला के सामान दिया है आज, और उनसे पूरा भरोसा दिलाया कि जब तक आपको ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। और जिस तरीके से ये कृत्य जिस मकान मालिक द्वारा किया है उसको तो खैर पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये सेवा भाव का दौर चल रहा है। बीमारी कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व के साथ चल रहा है, पर इसमें इस मकान मालिक की गलती है। ये लोग निकल के जा रहे थे, यहाँ से निकल के आए थे। जाने पहले मेरे लड़का के संग काम करोगे ठेकेदारी में, काम 3-4 महीना से पहले बंद हो गया उसका काम। 3-4 महीना से फैक्ट्री बंद थी। तो फिर जिन निकल के जा रहे हो तो इसके घर हम साधन खूब देते रहे, इसको मालूम है। और फिर यहाँ पे जब तुमने कहाँ जा रहा है इसमें रख ले, तो कुछ नहीं था जाके पास, खाली निकल के जा रहे रो रहे दोनों। तो मैं जा में रख ले, ये बिल्डिंग बन रही है। और जब खाली कर लॉकडाउन में मजदूरों की दुर्दशा का एक और मामला सामने आया है। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में एक प्रवासी मजदूर ने खुदकुशी कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूर ने घर में फोन कर पैसे मंगवाए थे, फिर साइकिल खरीदकर 2 दिन चलकर अपने घर लौटा था। लेकिन यहाँ आने के बाद आर्थिक तंगी और घर की दयनीय स्थिति को देखने के बाद मजदूर ने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। सुनील उर्फ मंजन, ये सन ऑफ राजकरण, ये मुसीबा का निवासी है और इसकी लगभग 18 वर्ष की उम्र है। ये एक सप्ताह पहले चेन्नई से लौटा था और बीती रात अज्ञात कारणों से इसने फांसी लगा ली और जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा जो भी सूचना मिली है उसके आधार पर आगे पीएम पंचायतनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना को हराने के लिए बनाई गई है टीम 75। हर जिले की प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और आज सभी जिलों में किए जाएंगे अफसर नामित। ये 75 अफसर जिलों में एक हफ्ते कैंप लगाए जाएंगे और कोरोना को लेकर नई रणनीति बनाई जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर की बेहतर व्यवस्था का जिम्मा भी इन अधिकारियों के कंधों पर होगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, इसकी व्यवस्था भी इन अधिकारियों को सुनिश्चित करनी है। तो अब टीम 75 का गठन किया जाएगा, हर जिले में कैंपिंग की जाएगी और लोगों को बेहतर तरीके से कोरोना से निपटने के लिए जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ अब प्रमुख सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि हर जिले में जाकर लोगों को क्वारंटाइन की महत्वता बताई जाए और कोरोना को लेकर अगर कहीं पर कम जानकारी है तो लोगों तक सही और जरूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह की व्यवस्था हो रही है उसको लेकर भी ये अधिकारी उसका जायजा लेंगे और अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसमें सुधार के लिए ये अधिकारी आगे आएंगे। राधा कृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राधा कृष्ण, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, टीम 75 का गठन किया गया है, अफसरों को जिले की जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ये फैसला सरकार ने जो कोरोना का संक्रमण जिस तरह से गांव में और छोटे जिलों में पहुंच रहा है उसको देखते हुए सरकार ने तैयारियों के तहत लिया है ताकि हर जिले पे एक
विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त हो और वो उस पर नजर रख सके। इसके तहत अब इन 75 जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं इनको नामित किया जा रहा है, वहाँ हर जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके साथ ही ये अपने जिलों में कोरोना के प्रसार, कोरोना के मरीजों, रोज का अपडेट कि कितना कोरोना के कितने मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हुए, इसके अलावा जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उनके क्या हालात है उसकी रिपोर्ट देंगे रोज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज की जा रही है कि जो हर 10 गांव से 12 गांव के बीच में एक क्वारंटीन सेंटर गांव में बनेगा, ताकि वहां पे मरीज अगर मिलते हैं तो उनको उसी जगह पे वो कराया जाए, बहुत दूर उनको सफर न करा के ले जाया जाए और उनके इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल जैसे जो सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं आसपास, उनमें व्यवस्था की जाएगी कि कुछ जिन कोरोना के मरीज हैं उनको भर्ती किया जा सके और उनको इलाज की सुविधा दी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया राधाकृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी के साथ। तो 75 अफसर को अब जिम्मेदारी दी गई है कोरोना को हराने के लिए। क्वारंटाइन सेंटर्स में किस तरह की व्यवस्था की गई है उनको दुरुस्त किया जाएगा, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। साथ ही साथ जानकारी बढ़ाने का जिम्मा भी इन अधिकारियों के कंधे पर होगा। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।